हेलो गाइस, और आई होप सो तुम्हारा पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा कल का। थोड़ा सा टफ पेपर था, बट आई होप सो जिन्होंने मेहनत करी थी, जिन्होंने पूरा मॉड्यूल पढ़ा था, वो सभी लोगों का बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा, है ना। तो बेटा बढ़ते हैं आगे। देखो, जैसा भी तुम्हारा पेपर गया होगा, अच्छा गया हो बुरा गया हो, ICSI तुम्हारे लिए काम करेगा। मतलब जो मॉडरेशन के मार्क्स होते हैं वो तुमको प्रोवाइड किए जाएंगे अगर बहुत ही टफ पेपर था तो, ठीक है। बट उसके लिए तुमने पूरा पेपर लिखना भी चाहिए और सही लिखना चाहिए, तो तुमको मॉडरेशन के मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि मैं तुम सबके लिए ECIPL के IMP क्वेश्चन लेके आऊँगा, कल ही लेके आने वाला था, बट कुछ कारणवश कल नहीं हो पाया। आज जो है तुम लोग अपने मॉड्यूल निकाल लो बेटा, और मॉड्यूल में जो है टिक मार्किंग कर लो। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बन सकते हैं, IMP है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग बाकी चीज़ें ना पढ़ो। तुमको पढ़ना सब कुछ है, बट ये क्वेश्चंस के ऊपर तुमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा पेपर में जाने से पहले, ठीक है। ऐसा मुझे पर्सनल लगता है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ये मेरा एनालिसिस है, मैं एकदम क्लियर करवा दूँ यही आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट बहुत कुछ इसमें से नज़र आने की शक्यता ये बार रहेंगी, ठीक है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले ODI से, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, और इसमें मुझे जो लगता है IMP क्वेश्चंस दैट आर, पहला रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन, ठीक है। दूसरा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तीसरा रीस्ट्रक्चरिंग वाला जो है, बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है अगर पिछले 2 सालों में तुमको लॉसेस फेस हुए तो, ठीक है। और चौथा IFSC किस तरीके से ODI कर सकता है, ट्रस्ट और सोसाइटी भी ODI कर सकते हैं, है ना, वो किस तरीके से होगा। ये सारी जो क्वेश्चंस है ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ODI में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं सेज चैप्टर की। तो सेज में से साइलेंट फीचर जो सबसे पहले तुमको नज़र आ रहा है, सेक्शन नंबर 5 में दिए हुए गाइडलाइंस, ठीक है। फिर सेज का सस्पेंशन कैसे होता है, कितने दिनों के लिए होता है, 180 डेज़ वगैरह जो क्राइटेरिया था वो, कैंसलेशन कब कब हो सकता है, और किस तरीके से अपन डिस्प्यूट को रेफ़र करेंगे और कितना पीरियड ऑफ टाइम का लिमिटेशन रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे सेज में से ये अटेम्प्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है। फिर आते हैं तीसरे चैप्टर पे जिसका नाम है FCRA। तो FCRA में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले FCRA का मीनिंग जो कि स्टार्टिंग में डब्बे में दिया हुआ है, करेंसी, आर्टिकल्स और सिक्योरिटीज़ आती है जिसमें। फिर फॉरेन सोर्सेस, कहाँ से FCRA आ सकता है डोनेशन के फॉर्म में, है ना। फिर कौन कौन ऐसे बंदे हैं जो FCRA रिसीव नहीं कर सकते, सेक्शन नंबर 3 है। इसका ही अपोजिट कौन कौन रिसीव कर सकता है उसके आगे दिया हुआ है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको किसको प्रोहिबिट करके रखा है FCRA रिसीव करने के लिए, सस्पेंशन, कैंसिलेशन लेटर का, है ना, और पेनल्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी ये बार। ऐसा मुझे पर्सनल लगता है 5-10 मार्क के लिए तुमको पेनल्टीज़ नज़र आ सकती है, ठीक है। फिर आते चौथे चैप्टर पे जिसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। आई होप सो तुम लोग मेरे साथ सही से चल रहे हो, तुम्हारा जो भी मॉड्यूल है या फिर नोट्स है उसमें तुम लोग टिक मार्किंग कर रहे हो। तो मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे पहले मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक काले कलर के डब्बे में दिया हुआ है, काफ़ी टाइम से क्वेश्चन है, मुझे नज़र नहीं आया है, तो मे बी ये बार आ सकता है, ठीक है कि नहीं। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, है ना। FATF के साथ अगर मैं बात करूँ तो अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, साथ में ऑफेंसेस जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में कग्निजेबल और नॉन अवेलेबल होते हैं। एक रेगुलेटेड एंटिटी करके भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है, वो भी पढ़ के जाना। देखो, इंस्टीट्यूट खोद के क्वेश्चन निकालती है, कभी कभी ऊपरी पेपर नहीं आता है, तो रेगुलेटेड एंटिटी करके भी एक चीज़ है जो कि आ सकती है। और फ्रीजिंग ऑफ असेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें 51A है फ्रीजिंग ऑफ असेट का। ये सारी चीज़ें तुम्हारे पेपर में तुमको ML में से, मनी लॉन्ड्रिंग में से नज़र आ सकती हैं। अब सर 2 चैप्टर ऐसे थे जिसको हटा ही दिया है ना, 3 है इनफैक्ट। तो उसमें से ECB जो है वो पूरा ही हट गया था, बट जो बेनामी और फिगेटिव है इसके साइलेंट फीचर और इंट्रोडक्शन पढ़ना मत भूलना, क्योंकि देखो पूरा चैप्टर हट गया है बट ये दोनों चीज़ें उन्होंने रखी है, साइलेंट फीचर रखे हैं। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि पूरा चैप्टर ही छोड़ के जाओ, नहीं मुन्ना ना,
छोड़ना नहीं है। इंट्रोडक्शन और साइलेंट फीचर्स तुमने पढ़ के जाने हैं, ठीक है। ये हो गया बेटा कितने चैप्टर का एनालिसिस अपने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर आते हैं 7वें चैप्टर पे, सबसे बड़ा चैप्टर अपने सिलेबस का लगभग, कंपटीशन लॉ पे, है ना। और कंपटीशन लॉ में मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है दैट आर संचार कमेटी, राघवन कमेटी, बहुत इम्पोर्टेंट, MRTP बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर सेक्शन 346 और 61 रेगुलेशन है कॉम्बिनेशन का, है ना। 3 तुमको सबको याद होगा, 3 जो था वो एंटी कॉम्पिटिशन के लिए था, 4 जो है वो 6 कॉम्बिनेशन के लिए, और 61 जो है वो रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, 4 मुझे याद नहीं आ रहा जो भी था। फिर आते हैं इंक्वायरी पे, इंक्वायरी की प्रोसीजर कैसे होती है। फिर कंपटीशन लॉ जो है वो किसी के भरोसे नहीं चलता है, वो रेगुलेट करता है खुद की ओन प्रोसीजर। वो पेनल्टीज़ और कंपटीशन एडवोकेसी मतलब वो खुद की ही पॉलिसीज़ बनाते हैं, और पॉलिसीज़ बनाने के बाद एक रिकमेंडेशन वगैरह लेते थे, वो वाला पॉइंट जो है वो पेपर में आने की शक्यता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंपटीशन लॉ में IMP है। मैं बता दूं एक बार, संचार कमेटी, राघवन कमेटी, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6, 61 का रेगुलेशन, इंक्वायरी की प्रोसीजर, फिर ये खुद के दम पे चलते हैं, रेगुलेट करते खुद की प्रोसीजर, पेनल्टीज़ और कंपटीशन एडवोकेसी, ठीक है। कंपटीशन लॉ में ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जैसे ही अपन आएंगे तो सबसे पहले 2 डेफिनेशन तुमको याद होनी चाहिए। पहली कंप्लेंट और कंप्लेंटेंट, दूसरी किसको किसको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, ठीक है, जो कि काले डब्बे में दिया हुआ है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में गुड्स लेता है या फिर सर्विसेज लेता है या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करता है, उसको कंज्यूमर नहीं माना जाता है, वो वाला पॉइंट। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपील, जो कि लास्ट में मिलेगा तुमको मॉड्यूल में। 7वें लिमिटेशन पीरियड, कितने पीरियड ऑफ टाइम में तुमने केस फाइल करनी है, वो वाला, जहाँ पे लिमिटेशन एक्ट 1963 एप्लीकेबल हो जाता है। मीडिएशन, सेल और पेनल्टीज, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर में से बहुत ही ज़्यादा क्या रहेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं लीगल मेथोडोलॉजी की, और लीगल मेथोडोलॉजी ये चैप्टर जो था तुम्हारा, इसमें मैंने तुमको पहले ही पेनल्टीज़ जो है वो यूट्यूब पे डाल दी बेटा, पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पेनल्टीज़। OMIL, ठीक है कि नहीं, OMIL। फिर मैन्युफैक्चर और प्रीमाइसेस का डेफिनेशन, प्रीपैक कमोडिटी, प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल, जो कि एक काले डब्बे में दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल वगैरह वगैरह जो होता है वो विथ और लेंथ के हिसाब से गिना जाता है, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, जो कि लास्ट में दिया हुआ है चैप्टर में। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा तो लीगल मेथोडोलॉजी के साथ एसेंशियल कमोडिटी का एक पीछे तुमको 1-1.5 पन्ने का चैप्टर बना के दिया है, मतलब इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो वाला पार्ट, ठीक है। और लास्ट चैप्टर पे आते हैं बेटा रेरा, है ना। रेरा बहुत ही बड़ा चैप्टर, कंपटीशन लॉ के बाद काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसमें से क्या क्या मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, देखो, सबसे पहले साइलेंट फीचर्स, कॉमन एरिया, प्रमोटर की डेफिनेशन, प्रोजेक्ट विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ दिस एक्ट, किसको किसको ये रेरा एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 14, 15, 16, 18, 23, मतलब वो जो रिस्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट है, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे मतलब एकदम लॉजिकली देखा जाए 2-2, 3-3 पैराग्राफ दिए हुए हैं, बस वो वाला पार्ट, 14, 15, 16, 18, 23। और लास्ट में सेंट्रल अथॉरिटी विथ पेनल्टी, सेंट्रल अथॉरिटी का एक अलग से तुम लोग मॉड्यूल में देखोगे तो अलग से एक पार्ट बना के दिया उन्होंने, सेंट्रल अथॉरिटी, और लास्ट में पेनल्टीज। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी भी बता रहा हूँ, एक लास्ट बार ये सिर्फ एनालिसिस है, यही पेपर में आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इसमें से बहुत सारी चीज़ें तुमको नज़र आ सकती है। आज ही थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे में पार्ट ए का जो फेमा बचा हुआ है, फेरा बचा हुआ है ना, इसका भी मैं तुमको वीडियो बना के डाल दूंगा, और पार्ट बी का भी, ऐसा नहीं कि पार्ट ए का ही, पार्ट बी का भी मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ बेटा। अभी तो फिलहाल तुम लोग अपनी चीज़ों पे फोकस करो, इसी IIPL का पेपर बहुत अच्छा आएगा, बहुत ईजी आएगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और देखते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, यूट्यूब पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे बढ़ते रहो बेटा।